गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग अपने एयर कंडीशनर की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है। आज बाहर का टेम्परेचर लखनऊ की बात अगर करें तो 38-39 डिग्रीज के आसपास पहुंच रहा है। तो अगले 2-4 दिनों में ही एयर कंडीशनर्स चलना शुरू कर देंगे। और एयर कंडीशनर हमने क्यों लिया है? ताकि हमारे जिस्म को राहत मिले। इसके लिए हमको अगर 24, 25, 26 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलता है, 50% के आसपास ह्यूमिडिटी मिलती है, साफ सुथरी हवा होती है, एयर हमारे जिस्म को टच करती है, तो इन सारी कंडीशंस में हम बेटर फील करते हैं। और हमारा एयर कंडीशनर ये चारों काम करके देता है। एयर को कूल करता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बेसिकली हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट 24, 25, 26 डिग्री के आसपास है। अननेसेसरली कभी भी 16, 18, 20 डिग्री पे चलाने से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमको वो टेम्परेचर चाहिए भी नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि अभी कूलिंग कम कर रहा है, इसको 19 पे कर दो। गलत सोचना है। अगर हीट लोड ज़्यादा है, अगर आपके एसी की कैपेसिटी मैच नहीं कर रही है या एसी में कोई प्रॉब्लम है, तो 16-18 करने से कभी भी आपको अच्छी कूलिंग नहीं मिलेगी। हमारे जिस्म की बेसिक रिक्वायरमेंट, हमारी सेहत की बेसिक रिक्वायरमेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। इससे अगर बहुत नीचे हम चले जाते हैं तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल है 10-12 डिग्री के टेम्परेचर को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। अब मान लीजिए हम 25 डिग्री में हैं, हम 35-37 डिग्री में निकलते हैं बाहर, तो हमारी बॉडी उसको कंट्रोल कर लेती है। लेकिन हम 25 डिग्री, 22 डिग्री, 20 डिग्री में हैं और हम 40 डिग्री में निकल के जाते हैं, तो नुकसान हमारे जिस्म को हो सकता है। स्ट्रोक हो सकता है, मे बी और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा एयर कंडीशनर जो है बहुत चिल्ड करे और मैं कंबल ओढ़ के सोऊं। अगर आप लिहाफ और कंबल ओढ़ के गर्मियों में भी सो रहे हैं तो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। आरामदेह तरीके से हम एयर कंडीशन रूम में रहें, कंफर्टेबल हो, अननेसेसरली हमको ना ज़्यादा ठंडक लगे ना ज़्यादा गर्मी लगे। उसके लिए कुदरत ने हमारे जिस्म को एक कंफर्ट जोन दिया है जो कि 25 डिग्री के आसपास ±1 डिग्री बेसिकली रहता है। और ह्यूमिडिटी अगर 50% के आसपास है तो हमको कंफर्ट फील होता है। हवा में अगर पानी ज़्यादा होगा तो हमारे जिस्म पे जो लगातार हमारी स्किन को मुलायम रखने के लिए अंदर से ऑयल की, पानी की सप्लाई है, वो यहाँ मौजूद रहना चाहिए। अगर ये पानी हवा जल्दी उठा लेगी, मतलब सूखी हवा होगी, ह्यूमिडिटी कम है, तो रूखापन आने लगेगा, होंठ सूखने लगेंगे। इसी तरह से अगर ह्यूमिडिटी बहुत कमरे की बढ़ जाती है, 70, 75, 80% के आसपास हो जाती है, तो फिर हमको सफोकेशन फील होने लगता है, हमारे पसीना आना शुरू हो जाता है। तो हम दोनों कंडीशंस में बेटर फील नहीं करते हैं। 50% के आसपास, 55% के आसपास अगर ह्यूमिडिटी है तो हम बेटर फील करते हैं। इसी तरह से स्मेल्स ना हो हवा में, साफ सुथरी हवा हो और हमारी बॉडी को टच कर रही हो। तो अब एयर कंडीशनर से हम कूलिंग की बेस्ट फैसिलिटी चाहते हैं और अननेसेसरली एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी नहीं चाहते। तो कुछ बेसिक चीज़ों पे अगर हम लोग ध्यान दें, तो पूरे सीज़न हमारा एयर कंडीशनर बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे कंट्रोल में रहेगी, सेहत भी हमारी अच्छी रहेगी, जेब की सेहत भी हमारी मेंटेन रहने वाली है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने एयर कंडीशनर की, चाहे वो स्प्लिट हो या विंडो हो, सर्विस कराइए। ये सर्विस नॉर्मली इंडोर और आउटडोर की होती है। अगर आपका स्प्लिट एयर कंडीशनर है, विंडो की होती है, उसको हम विंडो यूनिट को बाहर निकाल के पानी के प्रेशर से उसको क्लीन करते हैं। प्रेशर के लिए अगर प्रेशर पंप यूज़ कर रहे हैं या कोई डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं कॉइल पर, तो फार बेटर है। एसिड्स का, बहुत हेवी एसिड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना आपकी एल्युमिनियम फिन्स अब पहले जैसी तो रही नहीं है, हल्की हो गई है, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ाना है, कूलिंग इफेक्ट बढ़ाना है। तो क्या होगा अगर आप एसिड का इस्तेमाल करेंगे, या आप जहाँ पे भी एसी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो हमारी सर्विस के लिए आया है वो एसिड यूज़ करेगा, तो फिन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जितनी भी गंदगी होती है, अगर अच्छे से हमने उस पर डिटर्जेंट स्प्रे किया है और अच्छा पंप यूज़ करके उसको हम प्रेशर के साथ क्लीन कर रहे हैं, तो इंडोर आउटडोर दोनों की कंडेंसिंग और कूलिंग यूनिट बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है।
अब आपने क्या किया, अपने एयर कंडीशनर को सीजन से पहले मे बी फरवरी में, मे बी मार्च के शुरू में सर्विस करा लिया। और सर्विस करते वक्त हमारा इंजीनियर एक एक चीज़ को चेक कर लेता है कि सारे कनेक्टर्स प्रॉपर अपनी जगह पे हैं, कहीं पे कार्बन तो नहीं आ गया है, हमारा जो ब्लोअर है वो तो नहीं गंदा हो गया है। अक्सर मतलब मैक्सिमम चांसेस में ब्लोअर गंदा हो जाता है, उसके अंदर मिट्टी आ जाती है। आप अगर एसी के पास खड़े होंगे तो आपको एयर में डिफ्लेक्शन दिखेगा, कभी इस तरफ से हवा आ रही है, कभी उस तरफ से हवा आ रही है, आवाज़ भी बढ़ जाती है। तो दोनों कंडीशंस में कि आपका कॉइल गंदा है या ब्लोअर गंदा है, आपको कूलिंग का पूरा इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एयर जो है वो जहाँ पे कूलिंग पैदा हो रही है उस कॉइल को प्रॉपरली टच नहीं कर पाएगी। तो सर्विसिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे सर्विस इंजीनियर से हम लोग अपने एयर कंडीशनर की सर्विस कराएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम एसी को यूज़ कर रहे हैं तो बेवजह में हम 16, 18, 20 डिग्री टेम्परेचर सेट नहीं करेंगे। 25 डिग्री टेम्परेचर जो पहले भी बात हम लोगों ने करी, 25 डिग्री टेम्परेचर हमारे लिए मोस्ट सुटेबल है। इससे कम करेंगे तो नुकसान होगा और इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो एसी में हमने टेम्परेचर सेट किया। इसी तरह से वोल्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वोल्टेज के लिए आप एक अच्छा स्टेबलाइजर यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके एरिया में सही वोल्टेज आ रहा है तो फिर कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। स्टेबलाइजर क्या करता है, आपकी एसी की सेफ्टी करता है। स्पेशली अगर अपने महंगे एसी खरीदें, अच्छी क्वालिटी के एसी खरीदें, तो हम चाहते हैं कि उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसका पीसीबी सब जो है वो बढ़िया से मेंटेन रहे। तो आप एक अच्छा स्टेबलाइजर यूज़ कीजिए। अब हम एसी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमारा जो ग्रिल का टेम्परेचर होता है और जो रूम का टेम्परेचर होता है, इसमें फ़ौरन ही 10 डिग्री का डिफरेंस आता है। अगर ये 10 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है तो आपका एयर कंडीशनर परफॉर्म ठीक कर रहा है। इसी तरह से हम ऊपर जाते हैं, आउटडोर देखते हैं। आउटडोर में हम क्या देखेंगे कि जो कंडेंसिंग यूनिट है, उस कंडेंसिंग यूनिट के ऊपर गंदगी नहीं रहना चाहिए। उस कंडेंसिंग यूनिट के ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं आना चाहिए। अगर डायरेक्ट धूप आ रही है, धूप का क्या है कि अगर गर्मियों की बात हम करें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सबसे ज़्यादा धूप का लोड जो है वो साउथ पे रहता है। साउथ में अगर हमारा कंडेंसर धूप के सामने है तो ये कंडेंसर नॉर्मली 60-62 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी को बाहर करता है। लेकिन डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो क्या होने वाला है, जहाँ पे भी धूप आके रुकती है वहाँ का टेम्परेचर करीब करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो अब एयर का टेम्परेचर तो 40-42 डिग्री है, लेकिन धूप जहाँ रुक रही है आके, वहाँ का टेम्परेचर जो है 40 + 25 मतलब 65-70 डिग्री के आसपास है। और कंडेंसर से 60 डिग्री पे हीट बाहर निकलती है, 62 डिग्री पे हीट बाहर निकलती है। तो जब इसके ऊपर 70 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा तो हीट प्रॉपरली बाहर निकल ही नहीं पाएगी। और जब कंप्रेस्ड किए हुए रेफ्रिजरेंट से हीट बाहर नहीं निकल पाएगी तो क्या होने वाला है, हेड प्रेशर बढ़ेगा और वो रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट प्रॉपरली नहीं होगा। हेड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, कंप्रेसर पे लोड आएगा, कंप्रेसर पे लोड आएगा तो खर्च भी बिजली का बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ेंगे, हीट कंप्रेसर की बढ़ेगी और कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा, तो आपको कभी भी प्रॉपर कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए कि हमारे कंडेंसर पे डायरेक्ट गर्मी नहीं आना चाहिए। मजबूरन या गलती से किसी ने साउथ की तरफ अगर इंस्टॉल कर दिया है तो अब उसके ऊपर एक सिंपल सा शेड डालिए जो सिर्फ इतना कवर कर ले कि डायरेक्ट धूप उसके ऊपर ना पड़े। तो हमने आउटडोर देख लिया। अब वैसे भी गर्मियों में एक हफ्ते 10 दिन के बाद वहाँ पे पानी से उसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली, पानी बहुत स्प्लिट ना करे, बहुत उछले ना पानी, हम उसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह से कभी भी अगर आपके रूम में एसी लगा है और रूम से मिला हुआ कोई बाथरूम है और वहाँ पे आपने एग्जॉस्ट फैन यूज़ किया हुआ है, तो क्या होगा, एसी की सारी ठंडी हवा एग्जॉस्ट फैन बाहर फेंकता रहेगा। तो अगर आपने एग्जॉस्ट फैन यूज़ भी किया है और बाथरूम आपका बिल्कुल आपके रूम से ही अटैच्ड है, तो अब उसके डोर को अच्छे से सील कीजिए या टाइम बीइंग ही एग्जॉस्ट फैन का यूज़ कीजिए। हमेशा एग्जॉस्ट फैन जो है वो ना चलता रहे। इसी तरह से हम लोग दरवाजे में देखते हैं कि बहुत गैप ना हो, बहुत बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियाँ ना हो, खास तौर से साउथ फेसिंग खिड़कियाँ ना हो कि वो साउथ की तरफ से डायरेक्टली हीट उसके ऊपर आ रही हो। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है आपके कमरे में
तो बेटर रहेगा कि आप उसके ऊपर पर्दों का यूज़ करें, डबल वाले पर्दे यूज़ करें जिसमें पीछे कॉटन दिया रहता है, मोटा पर्दा होता है। क्या होने वाला है, हीट लोड कमरे पर कम रहेगा। अब हम जो हमारे पास सर्विस इंजीनियर आया है उससे कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि हमारा एसी प्रॉपर कूल नहीं कर रहा है और छत पूरी खुली हुई है, मतलब छत पे कुछ बना नहीं है और ट्रीटेड भी नहीं है, तो क्या होने वाला है, एक कंक्रीट की छत जो है वो 10, 12, 15 डिग्री ही अपने अंदर रोक पाती है। यानी ऊपर अगर धूप होगी मतलब 70 डिग्री टेम्परेचर होगा छत का, 40, 42, 45 पे अगर धूप है, जो एयर का टेम्परेचर है, तो 25 डिग्री उसमें ऐड कर लीजिए। 70 डिग्री का मतलब 15 डिग्री 20 डिग्री भी अगर रोक लिया छत ने, तो पूरा छत पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड का एक हीटर लगा है, तो आपका एयर कंडीशनर कभी भी प्रॉपर अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाएगा। और ये भी याद रखिए कि 6-6, 8-8 घंटे लग जाते हैं पत्थर में जो हीट जाती है उसको बाहर आने में। तो अगर 7 बजे सूरज डूबा है या 6 बजे सूरज डूबा है, तो अब करीब करीब 6-8 घंटे लगेंगे उस छत को नॉर्मल ठंडा होने में। तो रात के 2 बजे से मालूम हुआ कि अब कंप्रेसर एसी ने काम करना शुरू किया। इसी तरह से हम जितना छत के करीब इंडोर यूनिट को ले जाएंगे वो वहां से गर्मी खींचेगा। एक नॉर्मल कमरे में भी जहां छत पे ऊपर कवर किया हुआ है, हमेशा दो टेम्परेचर्स होते हैं, एक बॉटम का टेम्परेचर, एक टॉप का टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर में कम से कम 4 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो हम एयर कंडीशनर को बहुत ऊपर नहीं ले जाएंगे, हम चाहते हैं अपनी हाइट तक ही तो कूलिंग चाहिए, 6 फीट 6.5 फीट, उसके ऊपर की सारी कूलिंग वेस्ट हो रही है और हम उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपका इंडोर 6.5 फीट पे लगा है, 7 फीट पे लगा है, तो यहाँ से आपको बेस्ट कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। वो अननेसेसरली ऊपर की गर्म कॉलम की हवा नहीं खींचेगा, और उसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है, पंखे और रॉड ऊपर की चीज़ें थोड़ी ठंडी करना है। हम तो नॉर्मली घर में अगर रूम है तो रूम में हम या तो बैठे होंगे या लेटे होंगे, खड़े तो परमानेंट नहीं रहेंगे, तो 4-5 फीट तक ही प्रॉपर कूलिंग चाहिए। और अगर हमने एसी को बहुत ऊंचा ले गए तो वो अननेसेसरली ऊपर की गर्म हवा खींचेगा। 6.5 फीट बहुत है, आराम से ऊपर एसी लगाइए। ऐसा भी हो कि आप उसका फिल्टर निकाल के, क्योंकि 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में मैक्सिमम एक बार फिल्टर को निकाल के क्लीन करना चाहिए, और सीख लेना चाहिए अपने जो भी सर्विस इंजीनियर आपके पास आया है कि ये फिल्टर कैसे फिट होगा, कैसे निकलेगा। एक जगह पे जाके फिल्टर फंस जाता है तो ज़्यादा जोर लगाइएगा तो वो टूट जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको हम लोग पुश करते हैं और ध्यान से निकालते हैं। किसी किसी मशीन में राइट लेफ्ट फिल्टर जो है वो अलग अलग होते हैं, राइट वाला राइट में ही लगेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही लगेगा। तो नॉर्मली 2 फिल्टर यूज होते हैं। इसी तरह से थोड़े थोड़े दिनों के बाद आप कम से कम वायरिंग को ज़रा सा, जो वायर आया है उसको टच करके, प्लग को टच करके देखें कि ये बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अगर ये प्लग आपका हीट हो रहा होता है तो वहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है तो हर बार एसी कंप्रेसर जब स्टार्ट लेता है, नॉर्मल जो रोटरी कंप्रेसर है, नॉन इन्वर्टर, तो ये लाइन पर झटका मारता है, इसका लोड कंप्रेसर के ऊपर भी पड़ता है। तो प्लग अगर आप निकाल के देखेंगे उसका लेग्स चमचमा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लेग्स जो है वो ब्राउनिश हो गए हैं या जल गए हैं तो ये प्लग अब आपके एसी के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसको आप चेंज कीजिए, प्लस जहाँ पे ये प्लग लग रहा है बेस में, उस बेस को भी चेंज कीजिए, और अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें हम क्वालिटी के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है एमसीबी, वो भी बढ़िया क्वालिटी के लगाइए। कोशिश कीजिए कि जो बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल है, क्योंकि वो सेफ्टी डिवाइस है, वो आपके एयर कंडीशनर को बचाने वाली है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर हमारी छत खुली हुई है तो उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, छत का अलग से ट्रीटमेंट होता है, उसमें मिट्टी डाल के और जो पत्थर वाला कोयला होता है वो डाल के, और उसके बाद उस पर पतला वाला ईंटा बिछाया जाता है, या अभी तो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें भी आ गई हैं, थर्मोकोल की कवरिंग हो जाती है, या फॉल्स सीलिंग कर लेते हैं। इसी तरह से साउथ की वॉल अगर ओपन है, शीशे हैं बहुत बड़े बड़े, डायरेक्ट धूप पड़ती है तो उसकी भी केयर करेंगे आप, क्योंकि आपको अपने एयर कंडीशनर से बेस्ट कूलिंग चाहिए है, और आप ये भी नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्च बढ़े। तो हम लोग वोल्टेज का ख्याल रखेंगे, अननेसेसरी टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। बार बार फिल्टर्स को चेक करते रहेंगे, एयर के फ्लो को चेक करते रहेंगे कि प्रॉपर एयर आ रही है कि नहीं आ रही है। यही छोटी छोटी अगर चीज़ें हम लोग केयरफुली करते रहेंगे तो इस सीज़न में आपका एयर कंडीशनर बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। इसी के साथ साथ जब कभी भी डाउट हो और आपका एयर कंडीशनर किसी सर्टेन कंपनी का है, तो आपके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी रहना चाहिए।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी जेन्युइन टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूँ। थैंक यू।